So hello everyone, today our topic is वृत्त स्टैंडर्ड 7th, 7वीं का है 11वां लेसन वृत्त। ठीक है, तो वृत्त मीन्स क्या होता है? ये आकृति जो दिख रही है आप लोगों को, यही क्या है? एक वृत्त है। इस आकृति में से हमें क्या पहचानना है? त्रिज्या, जीवा और व्यास पहचान कर लिखना है। केंद्र से हर एक वृत्त में क्या होता है? एक केंद्र होता है, वो भी सिर्फ एक ही केंद्र होगा। तो केंद्र से वृत्त तक की, ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। जो केंद्र से होकर वृत्त तक जाती हो क्या कहते हैं? उसे त्रिज्या। तो त्रिज्या एक क्या हो गई? एक त्रिज्या का नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर? ओ बी बराबर है। दूसरी त्रिज्या ओ सी लिख सकते हैं। तीसरी त्रिज्या ओ एफ, चौथी त्रिज्या ओ ए। तो त्रिज्याएं समझ में आ गई कि वृत्त से केंद्र से वृत्त तक की दूरी को ही क्या कहते हैं? त्रिज्या। अब बारी आती है किसकी? व्यास की। तो वृत्त के एक कोने से या फिर एक हिस्से से शुरू होकर केंद्र से होती हुई वृत्त के दूसरे हिस्से में जाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? व्यास। व्यास क्या कहते हैं? व्यास। सी एफ भी देखो, सी ओ फिर ओ एफ है ना? तो सी एफ ये भी क्या है? एक व्यास। क्या है? व्यास। ये ए ओ ए नहीं, यहाँ पे बी आएगा। क्या आएगा? बी। बी ए या फिर ए बी, सी एफ या फिर सी एफ या फिर एफ सी, ये दो क्या है इस आकृति में? व्यास हैं। और भी कोई व्यास है क्या केंद्र से होकर जाने वाला? नहीं। ठीक है, तो दो ही व्यास है इस आकृति में। अब आगे क्या आता है? जीवा। जीवा होता है वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे पे कहीं पे भी कहीं से भी जाकर मिल जाए, उस रेखा को क्या कहते हैं हम? जीवा। तो ऐसा नहीं कि बाहर से जाके मिले, वृत्त के अंदर से ही आनी चाहिए। तो ई सी एक जीवा है। उसी तरह ए डी भी क्या है? एक जीवा है। दूसरा सी एफ, यह भी देखो एक वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे पे आके मिल रहा है, तो सी एफ भी क्या है? एक जीवा है। अब आप बोलोगे सर सी एफ तो एक व्यास है ना, केंद्र से जा रहा है, तो यस, जीवा और व्यास केंद्र से होकर जा सकती है। जिस तरह व्यास केंद्र से जाता है उसी तरह जीवा भी चला जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक व्यास का एक जीवा और क्या हो जाएगा? बी ए। ये बॉक्स समझ में आया कैसे भरना है? इस आकृति की सहायता से हम लोगों ने फिल कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसी में। अब आगे दिया हुआ है वृत्त की परिधि। क्या दिया गया है? परिधि। अब ये वृत्त की परिधि क्या होती है वो देखते हैं हम लोग। तो देखो, पानी की बोतल, बेलनाकार बोतल को कागज पर रखकर उसके आधार से वृत्त खींचो। धागे की सहायता से वृत्त की परिधि नापो। वृत्त की परिधि देखो, इसमें कैसा एक बॉटल लिया हुआ है। बॉटल लेने के साथ साथ क्या किया? एक धागे से ऐसा देखो चारों तरफ बांधा हुआ है ना, तो चूड़ी की परिधि धागे से नापो। उसी तरह उसको देखो नाप रहा है, धागा लिया है, धागे को बनाया, अब उसका क्या नापने बोला है? परिधि। किसी वृत्ताकार वस्तु की परिधि धागे की सहायता से नापो। यानी जो भी चीज़ें वृत्ताकार या बेलनाकार होती हैं उसकी परिधि हम इस तरह धागे की सहायता से नाप सकते हैं। हम तो ऐसा स्केल तो रखेंगे नहीं गोल गोल, आजकल वो स्केल अभी अवेलेबल भी नहीं हमारे पास कि हम उसका ऐसा गोल गोल मोड़ के नापने वाले हैं। ठीक है, अगर गोल गोल मोड़ देंगे तो हमारी स्केल क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो ऐसा हम धागे से नाप सकते हैं ना, लेकिन कि नहीं नाप सकते? पहले इस धागे को ऐसा गोल गोल बांध लेंगे, बाद में यहाँ से काट देंगे और यहाँ से यहाँ तक स्केल में इसको सीधा रखकर नाप सकते हैं कि कितना लंबा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण दिया हुआ है। और जैसे देखो यहाँ पर थाली दिया हुआ है, बरनी दिया है और चूड़ी दिया है, बट इसका टॉपिक क्या है? परिधि और व्यास का संबंध। तो नीचे दी गई वस्तुओं की परिधि तथा व्यास नापकर परिधि का व्यास से अनुपात तालिका में लिखो। तो पहला इन्होंने चूड़ी का लिखा हुआ है नापकर। चूड़ी की जो परिधि है यानी ये बाहरी सिरा कितना है? 19 सेंटीमीटर है। कितना दिया हुआ है? 19। और इसका जो व्यास है, यानी व्यास मतलब क्या? वृत्त के केंद्र से होते हुए दूसरे सिरे में जाकर मिलने वाली रेखा, तो वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। और परिधि क्या होता है? परिधि का व्यास से अनुपात। तो वृत्त की जो परिधि है 19/6 अनुपात निकाला तो कितना आता है? 3.14 3.16। इसी तरह जैसे ये वृत्ताकार उल्टी थाली है, मान लीजिए अगर ये 24 सेंटीमीटर क्या है इसकी परिधि है, कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और इसका व्यास कितना हो जाएगा? लगभग 7 सेंटीमीटर पकड़ लीजिए। कितना? 7।
तो देखो ये कितना हो जाएगा 24/7, तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 त्रिक 21, 3 बचेगा तो 7 पचे 35। यानी ये जो परिधि और व्यास का अनुपात है, इसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो भी अनुपात आएगा वो 3 से क्या आएगा, थोड़ा ज़्यादा, 3 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, कम आने वाला नहीं है। उसी तरह एक हम ले लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए 9 सेंटीमीटर, क्या ले लेते हैं, जो बर्नी का ढक्कन है इसका व्यास कितना है 9 सेंटीमीटर बराबर, और इसका जो परिधि है क्या है वो कितनी है 28 सेंटीमीटर है। तो इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो 28/9, तो 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक, फिर 1 बचा है ना, तो फिर दशमलव लिया तो 0 आ जाएगा, फिर 9 एकम 9 बराबर, फिर 1 बचेगा, 10 होगा ना, फिर 1 बचेगा, तो फिर 9 एकम 9। ये देखो ये वाला भी 3.11 है, मतलब 3 से थोड़ा ज़्यादा है, ये भी 3 से थोड़ा ज़्यादा है, और ये भी क्या है 3 से थोड़ा ज़्यादा। तो इस बॉक्स को भर के हमको क्या समझ में आता है कि किसी भी वृत्त में उसका परिधि और व्यास का अनुपात 3 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, किसी वृत्त की परिधि का उसके व्यास से होने वाला अनुपात 3 गुने से, कितने गुने से, 3 गुने से थोड़ा अधिक होकर लगभग स्थिर रहता है। अभी जो हम लोग निकाल रहे थे देखो 3.5, 3.1, 3.11 इसी तरह आ रहा था ना, 3 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा था। यह स्थिर संख्या पाए क्या है, पाए इस ग्रीक अक्षर से दिखाई जाती है। यानी ये जो 3.1, 3.11, 3.5 इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाए, क्या बोलते हैं, परिधि और व्यास के अनुपात को क्या बोला जाता है, पाए, क्या कहा जाता है, पाए कहते हैं। महान गणितज्ञों ने अथक परिश्रम से सिद्ध किया है कि संख्या पाए परिमेय संख्या नहीं, और ये जो पाए है यह क्या परिमेय संख्या नहीं है। व्यवहार में पाए का मान 22/7 या 3.14 लिया जाता है। पाए का मान कितना लिया जाता है, 22/7 या तो 3.14। उदाहरण के लिए पाए का मान ना दिए जाने पर पाए का मान कितना लिया जाता है, अपने से 22/7 लिया जाता है, कितना, 22/7। उसके बाद त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल लेटर आर से। किससे दर्शाएंगे, व्यास को किससे दर्शाएंगे, स्मॉल लेटर डी से, और परिधि को किससे दर्शाया जाता है, स्मॉल लेटर सी से। तो परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास यानी सी बटे डी बराबर क्या हो गया, पाए। परिधि और व्यास के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, पाए। तो सी बटे डी इक्वल टू पाए, अर्थात सी बराबर डी का देखो यहाँ भाग है, वहाँ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो सी अपने जगह पे, तो सी बराबर कितना आ गया, पाई डी। ये एक बन गया परिधि का सूत्र, क्या बन गया, तो परिधि बराबर क्या होता है, पाई डी, क्या होता है। किंतु हमें डी का भी मान पता है, डी बराबर क्या होता है, 2r। 2r मतलब 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, तो d इक्वल टू 2r। तो हम लोग c यानी ये जो परिधि का मान है यहाँ पे d की जगह 2r लिख सकते हैं। तो c बराबर क्या, एक और फॉर्मूला बन गया 2πr, क्या बन गया, तो ये 2 सूत्र समझ में आया परिधि का, एक है 2πr और एक है पाई d, अंडरस्टूड। अब एक उदाहरण देखते हैं हम, इसमें हल करके दिया गया है। किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास मतलब d, किसी वृत्त का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि ज्ञात करो। वृत्त का व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है, और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, पाई डी, क्या होता है, पाई डी। तो c बराबर, c मतलब परिधि, परिधि बराबर पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे d का मान कितना दिया 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 22 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। इसे क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि, समझा। उसी तरह एक और सवाल किया गया यहाँ पर हल। किसी वृत्त की परिधि 198 सेंटीमीटर है, कितनी है, वृत्त की परिधि, तो उसकी त्रिज्या और व्यास ज्ञात करना है। परिधि दिया हुआ है, त्रिज्या और व्यास ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि यानी c बराबर क्या होता है, सूत्र 2πr,
तो सी की जगह पे कितना लिख लिया 198 बराबर 2, तो 2 पाई का मान 22/7, तो 22/7 गुणे आर। अब 198 का यहाँ क्या है, अब क्या करेंगे, देखो ये आर को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी संख्याओं को दूसरी तरफ। तो देखो 2 का यहाँ गुणा है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, देखो भाग हो गया। 7 का यहाँ क्या है, भाग, वहाँ जाएगा तो गुणा, और 22 का क्या है यहाँ गुणा, वहाँ जाएगा तो भाग, और आर क्या है अपनी जगह पे है अकेला। तो अब इनको हल करना है, क्या करना है हल। तो सबसे पहले हम इसको 2 से काट देंगे, तो 2 एक कम 2, इसको 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 9 18, ठीक है। अब इसको भी 2, अभी देखो 99 और 22 है, दोनों 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 9 99, यानी कितना आ गया ये आर बराबर 9 गुणे 7/2, तो 9 सत्ते 63/2। अब 63 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाता है 31.5, समझा। अब ये क्या मिल गया, त्रिज्या क्या मिला है। अब व्यास निकालना है, तो व्यास क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो जो त्रिज्या का मान आया है उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा व्यास, तो व्यास आ गया देखो 63 सेंटीमीटर, समझा। और एक उदाहरण है, किसी वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, परिधि। तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। जब त्रिज्या दी गई होगी तो हम 2πr वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, r वाला। और जब व्यास दिया गया होगा तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, πd वाला, कौन सा, πd यानी d वाला, ठीक है। तो परिधि यानी c बराबर क्या होता है 2, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 35, 7 पचे 35। अब इनका गुणा कर देंगे तो 5 का गुणा 22 में करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 और हासिल का 1 11, 110 आया। 110 का गुणा 2 में करेंगे तो 220 सेंटीमीटर, समझा। अब अगला उदाहरण, किसी वृत्त की परिधि 62.80 है, कितनी है 62.80 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास ज्ञात करो। और पाई का मान इसमें पहले से दिया हुआ है 3.14। तो वृत्त की परिधि C बराबर क्या होता है πd, क्या होता है, तो πd का मान परिधि का मान कितना दिया हुआ है 22.80, तो 22.80 बराबर पाई का मान 3.14 गुणे d। अब देखो 3.14 का यहाँ गुणा है, बराबर किधर आएगा तो भाग, तो d बराबर 62.80/3.14। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये दशमलव कैंसल। अब 314 दूनी कितना होता है 628, डायरेक्टली काट दिया तो कितना आ गया 20, तो d बराबर कितना मिल गया 20, समझा। अब और एक क्वेश्चन है जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो हम इसे हल करने का कोशिश करते हैं। वैसे तो इसमें हल करके दिया हुआ है बट हम समझने का कोशिश करते हैं। किसी वृत्ताकार भूखंड की त्रिज्या 7.7 मीटर है। एक ज़मीन है, उस ज़मीन की त्रिज्या कितनी है 7.7 मीटर। उस भूखंड के चारों ओर तार के 3 बाड़ लगाई गई है। 3 बाड़ मतलब बाउंड्री बनाते हैं ना अपन, तो बाउंड्री कितनी परत बनानी है 3 परत। कितनी परत बनानी है 3 परत। बाड़ लगाने के लिए 50 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना खर्च आएगा। अब जैसे ये मेरी ज़मीन है, ठीक है, अब ये खंभे गड़े, मान लो क्या गड़े हुए हैं, तो मैं इसमें 1 परत ऐसा तार लगाऊंगा, फिर ये 2 परत, फिर और ये ऐसा कितना परत लगाना है 3 परत। तो 3 परत लगाना है, तो जब पूरा ऐसा 3 गोला घूमेगा ना, यानी अपने को क्या निकालना पड़ेगा परिधि, क्या निकालना पड़ेगा परिधि। तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे, वृत्ताकार भूखंड की परिधि निकालेंगे। तो वृत्ताकार भूखंड की परिधि बराबर 2πr, 2π, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 7.7, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 48.4। ये क्या निकला परिधि। ये जो परिधि है ना, यही होता है एक चक्कर में कितनी तार लगने वाली है। एक चक्कर में कितनी तार लगेगी वही क्या होती है हमारी परिधि। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। अब एक चक्कर में इतना तार लगेगा, तो 3 चक्कर लगाने ना, तो 3 चक्कर में कितना तार लगेगा, उस तरह भी कर सकते हैं। या दूसरी तरफ एक चक्कर में इतना तार लग रहा है
और 1 मीटर तार लाने का 50 रुपये खर्च है, तो इतना गुणे 50 कर देंगे तो 2420 रुपये एक चक्कर तार लगाने में क्या आता है, खर्च आता है। अब इसमें किसका गुणा कर देंगे, 3 का, क्योंकि 3 चक्कर लगाना है तो 3 से तीनों चक्कर में सेम खर्च आएगा। तो 2420 यानी 2420 का गुणा 3 में कर देंगे तो 7260 ये पूरा खर्चा आने वाला है। समझा। अगला लास्ट वन, किसी बस के पहिए का व्यास 0.7 मीटर है, 2 गांवों के बीच की दूरी 22 किलोमीटर दूरी तय करने में पहिए कितने चक्कर लगाएगा। तो पहले तो पहिए की परिधि निकाल लेंगे। तो पहिए की परिधि बराबर पाई डी यानी व्यास दिया था ना उसका, इसलिए पाई डी का सूत्र लगाया तो 22/7 गुणे 0.7। तो परिधि कितना आया, 2.2 मीटर। अब 2.2 मीटर दूरी तय करने पर पहिए का एक चक्कर पूरा होगा। जैसे देखो ये पहिया है ना, अब यहाँ से पहिया घूमना शुरू कर रहा है, तो यहाँ से पहले यहाँ आया, फिर यहाँ, एक चक्कर पूरा किया मतलब एक परिधि। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना मीटर चलेगा पहिया, 2.2 मीटर, 2.2 मीटर। ठीक है, तो पहिए का कुल चक्कर निकालना है, तो कुल अंतर बटे परिधि, कुल अंतर कितना है, 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर मतलब 22,000 मीटर ना, तो 22,000 मीटर बटे 2.2 मीटर, इसको हल करेंगे तो कितना आता है, 10,000 चक्कर। क्या आएगा, 10,000 चक्कर। तो 22 किलोमीटर दूरी तय करने में बस के पहियों को 10,000 चक्कर लगाने पड़ेंगे। समझा, अंडरस्टूड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संग्रह हल करेंगे। ठीक है, ओके। सो वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक शेयर भी जरूर करें, कमेंट करके भी आप बताइए कि आपको क्या सीखना